दुर्ग का समीकरण कैसे देख रहे हैं? राजेंद्र साहू को बहुत बड़े समय के बाद में पार्टी ने एक मौका दिया कि ये शुरू में लग रहा था कि डॉक्टर रमन सिंह भी कुछ नाराज जैसे लग रहे थे। संतोष पांडे वर्सेस भूपेश बघेल, एक सेलिब्रिटी चेहरा है भूपेश बघेल, पूर्व विजय बघेल के साथ में। तो अब इस स्थिति में जो उनके प्रति जो खिंचाव आएगा वो क्या आएगा का कितना, जैसे साहू समाज मेरे ख्याल से पिछले बार बहुत बढ़ चढ़कर बिरनपुर में मदद किया उनको, ईश्वर जी को, कि थोड़ा एक बूम भी चल रहा था, लेकिन ये कहा जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल जहां मैदान में कूदते हैं वहां से फतेह तय करके लाते हैं। चुनाव में एक बार मोदी लहर में एक सीट हारी थी बीजेपी और वो सरोज पांडे हारी थी। मतलब देवेंद्र यादव के मुकाबले में वहाँ कैसा फैक्टर रहेगा? आप जब पहले देवेंद्र यादव वहाँ गए तो वहाँ कुछ लोग शुरू में तो विरोध किए उनका। शराब भी बढ़ता है, साड़ियाँ बढ़ती हैं, कम्बल बढ़ते हैं, पैसे बढ़ते हैं, हर चुनाव में चला रहे हैं ताकि थोड़ा सा आदिवासी अंचलों को, जैसे ये लोग कह रहे हैं ना कि अब आबू जुमाड़ में सूर्य की किरण एक अभियान चलाएंगे कि भाई कि भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं भ्रष्ट, उनके यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ता है भाजपाइयों के यहाँ? केवल विपक्षी हैं, कांग्रेस के हैं या अदर पार्टी के नेता हैं, वहीं छापा क्यों पड़ रहा है? तो मोदी का फैक्टर तो है, नहीं है, मोदी का फैक्टर ऐसा नहीं कहा जा सकता, काफ़ी फैक्टर है। और मैं समझता हूँ कि क्या देख पा रहे हैं स्थिति पूर्वा की चुनाव पर सबकी नज़र टिकी हुई है। चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, हर कोई बोलते थे कि भूपेश की सरकार रिपीट होगी, सब का जिसको पूछो आप 50 में से 40 लोग बोलते थे कि सरकार भूपेश की बन रही है। मैं बहुत लोगों को, लेकिन सबसे ज़्यादा साहू मतदाता की बात भी, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कारगर जो भूमिका निभाएंगे मतदान में वो है सतनामी समाज। कांग्रेस के नेता भी जोर जोर से बोल रहे हैं, बीजेपी वाले भी जोर जोर से बोल रहे हैं। तो ये जो जोर जोर से बोलते हैं भैया, इन बातों का कुछ योजनाओं में, जैसे मैतारी बंधन योजना अभी बीजेपी की ओर से लॉन्च की गई, 1000 रुपये अभी विधानसभा में मिला, उसका बहुत कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है। ट्रेंड चला है चाय पे चर्चा, तो कहीं पर प्रत्याशी चाय बना रहे हैं, कहीं पर पोहा बना रहे हैं, कहीं पर आपको बैनर पोस्टर लगवाना है, आपको मीडिया के विज्ञापन जारी करना है, आपको लोगों के संपर्क में जाते हैं तो वहाँ आपको पैसे लगने हैं, गाड़ी वाड़ी जितने हैं आपको सब चीज़ों में पैसा लगना, ये बहुत बियॉन्ड द लिमिट जाता है। तो ये जो व्यक्तिगत स्वभाव है, व्यक्तिगत प्रभाव है, ये इसका कितना % होता होगा जो आदमी की मानसिकता में असर डालता होगा कि कोई ऊपर लेवल पे कितनी भी बातें कर ले, लेकिन व्यक्तिगत अगर आप मुझे अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। देखिए, राजनीतिक गलियारों में अगर हम अब आगे का भविष्य सोच रहे हैं और बहुत सारी विषयों को जनता भी सोच रही है और वोटिंग का जो टाइम है वो लगभग करीब है, और इन सारे विषयों पे अब बातचीत बहुत बड़े स्केल पे भी की जा रही है, नेशनलाइज स्केल पे भी बातचीत हो रही है, जो योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए जनता कल वोट करने जाएगी, और इन्हीं फैक्टरों से आज बात करने के लिए मेरे साथ में पुनीत कौशिक भैया हैं, जो पत्रिका में बहुत लंबे समय से उनका पत्रकारिता का अनुभव रहा है। वर्तमान में पत्रिका अखबार में वो लेखनी उनकी जारी है। कौशिक भैया, कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव देख के आपको? इस बार का चुनाव कई मायने बहुत अलग है। मुकाबला तो भाजपा और कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में, लेकिन मुद्दे दोनों के पास बहुत ऐसा नहीं है जिन मुद्दों से वो मतदाताओं को आकर्षित कर सकें, मतदाताओं का मन बदल सके या रिझा सके, कहें ऐसा कोई बड़ा मुद्दा दोनों के पास नहीं है। जो लोकल प्रत्याशी खड़े हैं वो भी अपने नेता के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वो खुद क्या करेंगे, उनके क्या विजन है अपने क्षेत्र के लिए, ये खुल के जनता को बताने के बजाय वो अपने नेताओं के नाम से, अपने पार्टी के नाम से ही जनता के पास जा रहे हैं। टॉपिक वाइज पुनीत भैया से ये डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ। जैसे कि हम सबसे पहले, अगर आप या हम किसी को भी वोट करने के लिए जाते हैं तो पहले एक स्वरूप देखते हैं उस नेता की, पहले एक चेहरे की, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का तरीका, उसके प्रभावशाली अंदाज को, वो कितना दूर तक जनता का साथ दे पाएगा या कितना हितैषी है, कितना मीठ बोल पाता है, वो सारे विषयों का एनालिसिस करते हैं। भैया, ये जो व्यक्तिगत स्वभाव है, व्यक्तिगत प्रभाव है, ये इसका कितना % होता होगा जो आदमी की मानसिकता में असर डालता होगा कि कोई ऊपर लेवल पे कितनी भी बातें कर ले, लेकिन व्यक्तिगत अगर आप मुझे अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला? ये मायने रखता है शशि भाई जी। मतदाता पहले तो प्रत्याशी को ही देखता है कि प्रत्याशी
कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, उसकी ज़मीनी पकड़ कैसी है और लोगों के साथ मिलने जुलने में उसका व्यवहार कैसा है। आजकल जनता को प्रत्याशी बिल्कुल सहज सरल उपलब्ध होने वाला चाहिए। वीआईपी के ज़माना ख़त्म हो गया, तो जितना जो सहज हो, जितनी सरलता से लोगों के साथ मिलेगा, जनता उनको पसंद करेगी। एक फैक्टर, हाँ बोलिए प्लीज़। ये पहली प्राथमिकता है। जब जनता देखते हैं कि हमारा जो प्रत्याशी है वाकई में कितना मिलनसार है, कितना मृदुभाषी है, कितना व्यवहार कुशल है और हमारी बातों को वाकई में सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ये भी टटोलता है। एक बड़ा विषय आता है भैया, पैसे पे जो चुनाव होते हैं। जैसे एक लोकसभा प्रत्याशी के लिए अभी कितना 91 लाख कुछ तय किया गया, कितना किया गया है? मतलब खर्च सीमा एक 40 लाख कुछ खर्च सीमा, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता पा रहा, खर्च सीमा एक तय की गई है। लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, खर्च सीमा के बहुत बिहाइंड द सीन जाकर काम करते हैं जो नेता हैं, बहुत बड़े पैमाने पर खर्च करते हैं। हालांकि वो सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं। मतलब नेता घर से निकलना शुरू होता है, उसका खर्चा शुरू होना शुरू हो जाता है। आपको हाईटेक प्रचार करना है, आपको बैनर पोस्टर लगवाना है, आपको मीडिया के विज्ञापन जारी करने हैं, आपको लोगों के संपर्क में जाते हैं तो वहाँ आपको पैसे लगने हैं, गाड़ी वाड़ी जितने हैं आपको सब चीज़ों में पैसा लगना। ये बहुत बियॉन्ड द लिमिट जाता है। ये पैसे का प्रभाव कितना पड़ पाएगा भैया चुनाव में? इसमें पैसे का ही प्रभाव पड़ रहा है। अगर देखें तो इस चुनाव में धनबल पर ही प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहा है। कदम कदम पे पैसे समझिए। हमारे जैसे दुर्ग लोकसभा में 25 प्रत्याशी हैं। जनता को आप पूछेंगे 2 के अलावा एक आध तीसरे के जानते होंगे, बाकी लोगों का नाम तक नहीं जानते होंगे। सही, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, वो जनता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो जिनके पास फंड है, जिनके पास पैसा है, वही जनता तक पहुंच पा रहे हैं, उसी को लोग जान रहे हैं। तो पैसे का तो बहुत रोल है चुनाव में, नो डाउट। बिना पैसे के उसमें वो भी आ जाता है जो शराब की खेप मंगाई जाती है और जो मतलब बोलना चाहिए कि एक गिफ्ट के तौर पे वोटरों को रिझाने के लिए गिफ्ट, जो परंपरा जो हाइड रहती है बहुत कुछ उस बारे में बात होनी चाहिए, वो है ना। तो वो भी एक परंपरा निभाई जाती है नेताओं की ओर से। है ये बिल्कुल इसको स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे कितना भी प्रशासन या निर्वाचन आयोग निगरानी करे, ये चीज़ें होती है। लोग भी चाहते हैं कि हमें कुछ मिले। शराब भी बढ़ता है, साड़ियाँ बढ़ती है, कंबल बढ़ते हैं, पैसे बढ़ते हैं, हर चुनाव में होता है ये। चाहे कोई प्रत्याशी कितना ही मना कर ले, पार्टी मना कर ले, लेकिन सच्चाई है ये। आज भी कत्ल की रात है लगता है ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल, आज तो बिल्कुल कत्ल की रात है। आज जितना पलट सकते हैं एक दूसरे को, पूरी ताकत लगाएंगे। अब व्यवस्था परिवर्तन के लिए पूरा जोर लगा चुके होंगे अभी नेता, उनकी टीम। दाम दंड भेद जो भी हो, आज वो पूरा हथियार आजमा चुकेंगे। अच्छा, एक चीज़ होती है जैसे नेता के फॉलोअर भी बहुत मायने रखते हैं। ये जैसे बोला जाता है कि जिस नेता के पास में बूथ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मतलब एक अच्छा वर्ग है, मतलब बूथ मैनेजमेंट, और चुनाव में बूथ मैनेजमेंट, और जो मतगणना के दिन भी जो उनके वो रहते हैं, पोलिंग एजेंट रहते हैं, वो कितनी गंभीरता दिखाते हैं। मतलब एक बूथ में अगर मैं वोट करने जा रहा हूँ तो अगर पुनीत भैया को देख लेता हूँ, पुनीत भैया मान लो मुझे इन्फ्लुएंस कर देते हैं एंड द टाइम, तो मैं हो सकता है कि आपके चेहरे को देखते हुए मैं अपने वोट को तात्कालिक रूप से परिवर्तित कर दूं। तो ऐसे चेहरों को बैठाया जाता है वहाँ पर बूथ मैनेजमेंट के लिए। तो बूथ मैनेजमेंट आपको किसका अच्छा दिख पा रहा है भैया? कौन ज़्यादा इसमें फोकस दिख रहा है? हाँ, बूथ मैनेजमेंट तो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक बूथ पर आप नज़र रखें, एक बूथ पर आपकी पूरी निगाह है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग दोनों पार्टी बूथ मैनेजमेंट पर काम कर रही है। और जहाँ तक है तो भाजपा इसमें थोड़ा मुझे आगे दिखती है बूथ मैनेजमेंट में, कांग्रेस के बजाय। वैसे बूथ मैनेजमेंट को दोनों पार्टियों ने महत्व दिया है और हर जगह बूथ प्रभारी बनाए हैं, बूथ स्तर पर मीटिंग हुई है उनकी। और बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनके, वहाँ अपने बूथ के मतदाताओं को कितना निकाल सकते हैं, ये उनके कार्यकर्ताओं पर है। अक्सर जो एक्सयूवी में घूमने वाले नेता हैं भैया, अभी जो देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े नेता जो मतलब बहुत ज़्यादा, जिनको ऐसा लगता था कि वो संघर्ष नहीं करेंगे, लेकिन वो भी नेता मैदान में उतर गए हैं। कोई चाय बना रहा है, कोई साइकिल में घूम रहा है, कोई पोहे की दुकान लगा दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, भैया आ जाओ हमारे ठेले पे बैठो और हमारे साथ हमारे जैसा बन के बात करो। ये नेता इतनी तपती हुई गर्मी में आज निकल रहे हैं और पब्लिक के बीच जाके ये सब आयोजन कर रहे हैं। तो इस बार लग रहा है कि मेहनत बहुत कड़ी करना पड़ेगा सभी लोगों को। बारिश से एक नया ट्रेंड चला है, चाय पे चर्चा। तो कहीं पर प्रत्याशी चाय बना रहे हैं, कहीं पर पोहा बना रहे हैं, कहीं पर ये लोगों से मिलने जुलने की तरीका है उनका
क्या है, फिर चाय पानी के बहाने बातचीत हो जाए। यही अगर वो 5 साल कर लिए रहे तो भैया तो ये जरूरत नहीं आती मेरे ख्याल से ना। 5 अभी जीतने के बाद मेरे ख्याल से फिर वो एक्सयूवी में घूमेंगे वो लोग। वैसे वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। आम जनता से क्या होता है, कोई भी जब चुनाव जीतता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो उनके आसपास एक खास लोगों का घेरा बन जाता है। जिस दिन वो सांसद या विधायक वो जो घेरे हैं आसपास, उनके आंखों से देखना शुरू करता है, उनके कानों से सुनना शुरू करता है, तो समझो फिर जनता से उनकी दूरियां बढ़ती जाती है। क्योंकि वो जो बताएगा उसी को मानेगा, जो दिखाएगा उसी को दिखेगा। वो जो है वो तो भैया कैसे किस बात में खुश होता है, किस बात को दिखाने से खुश होता है, वही बताएगा वो। और उनकी बातों पे चलेगा तो फिर वहाँ से जनता से उनकी दूरियां बढ़ती जाती है। हम कोशिश करेंगे कि पूरे जो अभी छत्तीसगढ़ की स्थिति में आगे भी बात करेंगे और लोकसभा के स्तर पे भी बात करेंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि जनता के जुड़े हुए जो मसले हैं, जो आपसे रोज नेता यूज टू रहे हैं, रोज जो बात करके जो बड़े बड़े वादे करके आपको जा रहे हैं, अभी रात में भी मिलेंगे, तो वो नेता आपके कितने परफेक्शन में सही उतरते हैं, उन विषयों को ग्राउंड लेवल पे आपके एंगल से टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाईटेक प्रचार कर रहे हैं भैया बहुत आजकल, मतलब बोलना चाहिए एलईडी स्क्रीन हो गया, मोबाइल पे हो गया, मतलब इनके जो आईटी सेल वगैरह हो गया, वो इतने रील्स बना रहे हैं। ये हाईटेक प्रचार में भी क्या कौन दिखता है आपको कि कौन ज़्यादा इसमें फोकस हो पाया, कौन ज़्यादा इसका प्रभाव और कितना पड़ता होगा एक आम इंसान पे? सही बात है शशि भाई कि कंप्यूटर है, वेब है, पोर्टल है, यूट्यूब चैनल है और मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इन चौतरफा ऐसा शोर मचा देते हैं, मुझे कई बार लगता है कि मतदाता भ्रमित ना हो जाए। भारी शोर मचाते हैं। और ये जो बयानबाजी है जिसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाली बात होती है, उनको ज़्यादा हाइप देते हैं। तो इससे जनता थोड़ी सी कई बार मुझे लगता नहीं है कि कुछ सोच पाती है, समझ पाती है। लेकिन हाईटेक प्रचार तो बहुत है, ये खासकर युवा वर्ग के लिए है। ये इसका इस प्रचार का असर युवाओं पर ही पड़ता है। मुझे लगता नहीं कि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते। वो ग्राउंड स्तर पर जो प्रचार होता है ना, वो ज़्यादा असरकारक है। अब ये जो है यूथ के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हथियार है बड़ा। एक ग्राउंड लेवल की जिस तरह से जो लालच वाली बोलना चाहिए, अब उसको प्रथा तो नहीं कह सकते, एक बोलना चाहिए एक तरीका होता है राजनेताओं का चुनाव जीतने का, एक फंडा। जैसे अपन बात कर रहे थे कि शराब भी बढ़ती है, साड़ी भी बढ़ती है, कंबल भी बढ़ता है। अभी तो खैर गर्मी है, कंबल तो नहीं, अभी बहुत सारी और हो सकता है कोई गैजेट्स पहुंचाने की कोशिश कर दे, कोई प्रेशर कुकर दे दे। तो इस तरह से जो हो रहा है, उसके बाद अगर योजनाओं के पे आते हैं तो योजनाओं में जैसे मैतारी बंधन योजना अभी बीजेपी की ओर से लॉन्च की गई, 1000 रुपये अभी विधानसभा में मिला, उसका बहुत कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है, ऐसा दिखा विधानसभा में। अभी कांग्रेस ने उसका तोड़ लेके आया कि नहीं हम जीतेंगे तो 1 लाख देंगे। तो ये जो योजनाओं का लालच है, ये कितना मतलब जो मन पे असर डालने वाली बात है, ये कितना असर डाल पा रहा है? नहीं, असर डालता है। लोगों ने देखो क्या है, नेताओं ने या राजनीतिक दलों के हैं, लोगों को कुछ बांटने के देने की आदत बना दिए हैं, नब्ज पकड़ ली है, नब्ज पकड़ लिए हैं। तो लोग चाहते हैं कोई प्रत्याशी आए तो उसने हमें क्या दिया, हमें क्या मिलेगा। ये सांसद बन जाए तो वो नहीं चाहता कि देश प्रदेश में या लोकसभा में क्या होगा, वो तो बाद में सोचता है। वो सोचता है कि मुझे इस प्रत्याशी ने मुझे क्या दिया। तो इसी का फ़ायदा प्रत्याशी उठाते हैं, कंबल देते हैं। ये ज़्यादातर छोटे चुनाव में बहुत होता है। ये लोकसभा चुनाव में तो किसी किसी क्षेत्र में ही होगा, ये बड़ा क्षेत्र हो जाता है, मुद्दे भी अलग हो जाते हैं। तो अब ये निकाय चुनाव है या विधानसभा चुनाव तो वही मान लें, इसमें खूब कारगर होता है ये। भैया जैसे जातिगत समीकरण को भी टच करते हैं नेता, जो सेंट्रलाइज इश्यूज़ हैं उसमें जैसे मोदी जी भी अभी बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि वो नेहरू जी के कुछ बयान को कोड करके कह रहे हैं कि एक समय मतलब जो आरक्षण का बहुत सारा फ़ायदा एक विशेष वर्ग को मिलेगा इस तरह से। और जो कांग्रेस की ओर से वो भी स्टेटमेंट, मतलब जो ग्राउंड लेवल के या ग्रॉस लेवल के नीचे के स्टेटमेंट छोड़िए, बड़े स्टेटमेंट की बात वो लोग करते हैं कि आप अगर कांग्रेस को वोट करेंगे वो आपके मंगलसूत्र को बिकवा देगी। लेकिन आप कांग्रेस के अगर स्टेटमेंट को देखें तो वो ये कहते हैं कि हमने 60 साल 70 साल के हमारे राज में किसका मंगलसूत्र बिकवाया। तो इन बातों का जो नेता डिलीवर करके चले जाते हैं, जिनके लाइव टेलीकास्ट में चैनल्स भी दिखा रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स भी दिखा रहे हैं, पोर्टल्स भी लिख रहे हैं, तो इन सारी विषयों का कैसा कितना असर पड़ता है। और प्लस इसमें ये भी आ जाता है कि धार्मिक मसला, धार्मिक मसले को इंक्लूड करके कि मतलब बीजेपी जैसे ज़्यादा हिंदू वोटों को भुलाने के चक्कर में, उसके बाद आरक्षण वाला मसला, ये सारे विषयों का अगर कोई मतलब सार्थक और बड़ा जवाब हो सके। ये एक तरह से एक भ्रमजाल फैलाया जाता है। मैं देखता हूँ जब भाषण देखें बड़े नेताओं का ना, तो उनके भाषणों में देखोगे तो एक भ्रमजाल, एक मायाजाल कहें,
उनको सुन के मतदाता थोड़ा सा, जहाँ देखो हर मतदाता जानता है, हर आदमी जानता है, बेरोजगारी है, महंगाई के बारे में जानता है, सब जानता है। जहाँ जहाँ धर्म की बात आती है तो उनका ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगता है और इसी के नेता फ़ायदा उठाते हैं, एक भ्रम फैला देते हैं, उसमें एक संशय उत्पन्न किया जाता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे आगे चल के आपको क्या दिक्कत आएगी, इसलिए आपको हमारे साथ आना चाहिए। आप उनको करेंगे तो आपको पर क्या परेशानी होगी, आपकी आने वाली पीढ़ी क्या परेशानी होगी, आपके धर्म पर क्या असर पड़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, ये इस तरह से बातें की जाती है तो लोग फिर सोचने लगते हैं कि वाकई में क्या किया जाए। देखिए, किसी के राजनीतिक दल की अगर स्थिति परिस्थिति की बात करें तो उसका जो बोलना चाहिए कि उसके परिवार में लोगों की जो संख्या का जुड़ाव है, उस जुड़ाव पे भी एक कैडर वोट का डिसीजन लेते हैं भैया, जो एक मतलब एक बोलना चाहिए कि फिक्स कैडर वोट है। तो अब जैसे बीजेपी ने अपने फिक्स कैडर वोट को बहुत लगता है कि इन्हेंस कर लिया है, बढ़ा लिया है। पहले जो वोट सदस्यता संख्या थी उसको भी अभी ग्राउंड लेवल पे ये लोग कर ही रहे हैं, प्लस जो कांग्रेस का कैडर छोड़ के आ रहा है उससे भी जो फिक्स इनकी सदस्य संख्या है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो क्या लगता है इन चीज़ों का कितना कुछ असर पड़ता है कि भाई अगर मैं मान लीजिए बीजेपी समर्पित व्यक्ति हूँ तो मेरे साथ जुड़े हुए 5 लोग तो नहीं, कम से कम 3 लोग उनको सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस के पास अगर ये चीज़ें कम हुई, सदस्य संख्या कम हुई, तो वो उनको ज़्यादा डैमेज कर सकता है। बिल्कुल, कैडर हर पार्टी रहता है अपना कैडर वो कैडर जो है टसमस नहीं होता। जो बीजेपी समर्थित हैं वो बीजेपी की देंगे, जो कांग्रेस के हैं वो कांग्रेस को देंगे, वो टसमस नहीं होंगे। बहुत 1-8% इधर उधर हो जाए। लेकिन जो इस्तीफे हो रहे हैं भैया कांग्रेस से, इधर भाग के इधर आ रहे हैं, छोड़ के आ रहे हैं, बड़े पैमाने पे मतलब कांग्रेसियों ने इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। खेड़ा जी का मसला चल ही रहा है अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में, बहुत उबाल पे है। उन नेता मतलब उसने उस बातों को भी नेता बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, मतलब कांग्रेस के नेता भी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, बीजेपी वाले भी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। तो ये जो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं भैया, इन बातों का कुछ असर आम पब्लिक जो वोट करने जाता है उस पर पड़ता है क्या? बहुत ज़्यादा पड़ता होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ये नेताओं की बात है, बड़े बड़े मुद्दे आए हैं, देखो हवा हो जाती है, 1 दिन 2 दिन चर्चा में रहेगी, बाद में उस लोग भूल जाते हैं। तो एक नेताओं का आना जाना तो एक समान प्रक्रिया है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हुआ। कांग्रेस के कुछ ज़्यादा लोग ही भाजपा में आए हैं, चाहे असंतुष्ट हो, चाहे टिकट ना मिलने के कारण हो, चाहे जो भी कारण हो, या उनको लगता होगा कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है तो हमें उनसे यहाँ जाना ठीक रहेगा, ये सोच के आते हैं। लेकिन जो कुछ लोग निष्ठावान होते हैं वो नहीं जाते, देखते हैं मौका, आज नहीं तो कल संघर्ष करते रहते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो देखते हैं कि जहाँ हमको अच्छा लगे, जहाँ हमको कहाँ ज़्यादा सुविधा मिल सकती है, कहाँ हमें कुछ संभावनाएं दिख रही है, वहाँ चले जाते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं और कोशिश करेंगे सेंट्रल इशू पे भैया से और आगे और बात करेंगे। हम अब सोच रहे हैं कि थोड़ा जो लोकसभा वाइज स्तर की बात है, नेताओं के चेहरे पे, खर्च पे, नेताओं के पर्सनल कैडर पे, उनके सेंट्रलाइज इशू पे, अलग अलग जो लोकसभा है उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लें। भैया राजनांदगांव को कैसे देखते हैं? संतोष पांडे वर्सेस भूपेश बघेल, एक सेलिब्रिटी चेहरा है भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और संतोष पांडे। तो कई बार ऐसा सुनने को मिलता था कि संतोष पांडे को दे के बीजेपी थोड़ा सा नुकसान कर बैठी है। तो क्या ये चीज़ें मोदी के फैक्टर पे फ़ायदा कर जाएंगी संतोष पांडे को, या फिर वो कहीं कोई टफ मुकाबला है? हाँ, जहाँ तक मैं सुना हूँ, नागगांव की स्थिति के बारे में बात किया, वहाँ के हमारे जो पत्रकार साथी उनसे भी बात की थी, तो वहाँ मुकाबला तो है, सीधा मुकाबला है, और परिणाम बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं होगा, चाहे कांग्रेस प्रत्याशी जीते या भाजपा के, मुकाबला है वहाँ। और नो डाउट संतोष शर्मा जी पहले सिटिंग सांसद हैं, तो जो सांसद हैं उसके प्रति कुछ नाराज़गी भी रहती है लोगों की। मधुसूदन यादव एक वहाँ से प्रबल नाम थे जिनको टिकट मिलना था, उसकी नाराज़गी कहीं रही होगी, हो सकता है कार्यकर्ता में। अभिषेक सिंह जो मतलब पूर्व सीएम रमन सिंह के सुपुत्र हैं, उनकी भी दावेदारी थी उस सीट से, लेकिन वो भी मतलब उनको टिकट ना देना, संतोष पांडे को दोबारा रिपीट करना। क्या बीजेपी के अंदर कोई अंतर कलह होगी जिसका एक प्लस फैक्टर जो है खिंच के आएगा कांग्रेस की ओर? शुरू में लग जरूर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को थोड़ा सा मैनेज कर लिया इनको। अच्छा। कि ये शुरू में लग रहा था कि डॉक्टर रमन सिंह भी कुछ नाराज जैसे लग रहे थे वहाँ पर, लेकिन बाद में वो निकले वोट मांगने के लिए। तो मुझे लगता है कुछ डैमेज हो रहा था, उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। हाँ, कर लिया है, बिल्कुल। जो भूपेश बघेल जी का वोट खींचने का मतलब बोलना चाहिए कि एक प्लस हो सकता है उनकी तरफ से, वो फैक्टर क्या हो सकता है भैया? कि मतलब वो किसानों के जनहित के नेता, ऐसा एक जो नारा चलता है किसान नेता भूपेश बघेल, वो नारा कैच किया। भूपेश बघेल की जो जनता से कनेक्टिविटी है, जो बात करते हैं छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं,
तो वो कनेक्टिविटी प्रभावशाली उनके फेवर में वोट बढ़ाएगी। क्या चीज़ उनके फेवर में वोट बढ़ाने को दिख रहा है, क्योंकि अभी सरकार तो कांग्रेस की नहीं है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तो अब मतलब अब उनकी भी जो लड़ाई है विधानसभा की वो काफ़ी टफ रही है विजय बघेल के साथ में। तो अब इस स्थिति में जो उनके प्रति जो खिंचाव आएगा वो क्या आएगा भैया? देखिए, नाथगांव के लिए शुरू में नाथगांव गए पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो वहाँ भी कुछ लोगों ने विरोध किया था, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। अब नाथगांव में देखें तो ज़्यादा, हालांकि अंतरकलह भैया अंतरकलह हुई एक जगह कि उनके टिकट को लेके खड़े होने पे लेके उनके लिए भी विवाद हुआ कि मतलब वो उनको काय के लिए आप बार बार रिपीट कर रहे हो उनको। यहाँ स्थानीय स्तर पे जो नेता है वो लोगों ने बवाल भी किया था बहुत। मैं इन पूरी बातों को भैया ठीक बात है, तो बीच में लग जरूर रहा था कि वहाँ पर कुछ कांग्रेसियों में उतना साथ नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ठीक किया और अच्छा मुकाबले में आ गए। वो यहाँ से जाके नाथगांव में ठीक ठाक मुकाबला किया है, और उनकी ज़्यादा विधानसभा में कांग्रेस की विधायक है नाथगांव में। अब वो विधायक अपने क्षेत्र में अपना परफॉर्मेंस कितना दोहरा पाते हैं ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुकाबला तो हुआ है नाथगांव में, अच्छा मुकाबला हुआ है। एक चीज़ मैंने भी रिपोर्टिंग में महसूस की हुई है, वहाँ लोग ये कहते हैं कि संतोष पांडे जी की व्यक्तिगत मतलब बोलना चाहिए पब्लिक कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं रही। मोदी जी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती, तो मतलब ये आपको भी ऐसा एहसास है क्या? हाँ, कहीं कहीं लोग में चर्चा थी कि थोड़ी सी नाराज़गी है उनके प्रति लोगों में, और बघेल तो लोगों से मिलने जुलने में माहिर हैं ही, बिल्कुल ज़मीनी कार्यकर्ता तो वही ज़मीनी आदमी हैं ही वो, तो बराबर लोगों की छत्तीसगढ़िया है, छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, लोगों के लफ्ज़ों को जानते हैं, लोगों से जो कनेक्टिविटी है उनकी अच्छी है। हाँ, ये उनका एक प्रभाव लोगों में पड़ता है। राजनांदगांव में मुकाबला टफ हो सकता है थोड़ा सा, जैसे बातचीत में जो थोड़ा सा हम लोग जो फीडबैक आउटपुट जो भी आप समझ लें इन बातों को, थोड़ा सा ये जो हम भी जनता से सुनते हैं समझते हैं उन बातों को, जहाँ तक हमारी समझदारी कहती है उन बातों को आप तक डिलीवर करें। ये दुर्ग का समीकरण कैसे देख रहे हैं? राजेंद्र साहू को बहुत बड़े समय के बाद में पार्टी ने एक मौका दिया, सरल मिलनसार व्यक्ति, हालांकि विजय बघेल भी सरल मिलनसार व्यक्ति हैं, तो एक जैसे अपन बात कर रहे थे कि व्यक्ति के चेहरे पे तो राजेंद्र साहू का भी चेहरा मिलनसार है, विजय बघेल का भी है, तो ये जो व्यक्तिगत चेहरा है उसको देखते हुए क्या वोट कटर या वोट शेयरिंग देख सकते हैं? देखो, यहाँ पर तो दोनों पार्टियों ने जाति समीकरण को खासा तवज्जो दिया है। जाति समीकरण मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा असर करता होगा, लेकिन हम मीडिया वाले हम लोग भी उस पर बोलते रहते हैं जाति समीकरण है, जाति समीकरण है। जाति समीकरण देखें तो यहाँ साहू सबसे ज़्यादा मतदाता साहू के हैं। अगर एक तरफा वोट पड़ता है तो काफ़ी वोट तो राजेंद्र साहू ले जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा साहू मतदाता की बात भी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कारगर जो भूमिका निभाएंगे मतदान में वो है सतनामी समाज का वोट। अहिवारा और नवागढ़ दो विधानसभाएँ आरक्षित हैं, तो सतनामी समाज साहू समाज के बाद दूसरे नंबर में सतनामी समाज है, तीसरे में यादव समाज है, चौथे में कुर्मी समाज आता है। 10-12% मतदाता हैं, और 13-14-15% करीब यादव समाज के मतदाता हैं, और 17-18% तो सतनामी समाज के हैं। तो ये जो सतनामी समाज के मतदाता हैं ये मुझे लगता है यहाँ के लिए वो निर्णायक वही साबित होंगे। तो इनको साधने के लिए दोनों की जो स्ट्रेटजी है या दोनों जो पार्टियां जो रणनीतियां बना रहे हैं, जैसे अब विजय बघेल जी निकल रहे हैं, लोगों से रोज भेंट वार्ता, चाय पे चर्चा, ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। राजेंद्र साहू ने भी मेरे ख्याल से कोई पब्लिक कनेक्टिविटी में कमी नहीं करी है। मैं बहुत सारे उनके आम सभाओं को देखा हूँ, दौरों को देखा हूँ, तो वो इंटरनल बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं और लोगों के अंदर जाके लोगों को अपनी बात पहुँचा रहे हैं। वो अपनी बातों में ये भी कहते हैं कि बीएसपी का मतलब मैं निजीकरण नहीं होने दूंगा, और जो बोलने का तरीका है आपका बेटा, और विजय बघेल जी का भी वही तरीका है कि मैं आपका बेटा, जनता जनार्दन, अब जनता के आशीर्वाद से, ये जो बोलने की शैली है दोनों की अच्छी है। नहीं, मेहनत तो दोनों ने किया है, और दोनों ने समाजों को साधने के लिए बहुत मेहनत किया है। हर समाज को साध लें, हर समाज का हमारा समर्थन मिले, इसको लेकर दोनों ने बहुत मेहनत किया है। अभी तो जैसे भाजपा प्रत्याशी बघेल जी हैं, वो तो सतनामी समाज के गुरु हैं, उनसे आशीर्वाद लेके लौटे हैं। राजेंद्र साहू भी समाज के लोगों से मिले हैं। तब देखना है दो समाज का आशीर्वाद किसको मिलता है दोनों में से। जी। इन घटनाओं में जैसे आप एक जातिवाद वाला फैक्टर में, जैसे वो हिंदू मुस्लिम वाली जो बात आई थी, बीरनपुर की घटना ले लें, कवर्धा में ले लें, अभी जो सातराम की जो बात हुई, मतलब झंडा विवाद से लेकर सारे विवादों पे बीजेपी बहुत आक्रामक हमला करते आई है कि कांग्रेस के राज में ये हो गया, वो हो गया, बीरनपुर में ईश्वर साहू को न्याय नहीं मिला।
तो इस तरह से जो मसलों को रखती है बीजेपी, तो उनका कितना, जैसे साहू समाज मेरे ख्याल से पिछले बार बहुत बढ़ चढ़कर बिरनपुर में मदद किया उनको, ईश्वर जी को, और एक सामान्य से व्यक्ति को विधायक बना दिया। अब क्या सीन परिवर्तित हो रहा है जो साहू समाज का या फिर जो सामाजिक वोट है, गरीब वर्ग को उठाने के लिए जो सोच है, क्योंकि 9 विधानसभा आ रही है अपने आप ही। देखो, इस बार तो बता तो रहे हैं कि साहू समाज थोड़ा सा लामबंद हुए हैं यहाँ के लिए भी, जहाँ जहाँ साहू प्रत्याशी खड़े हैं उनके लिए। लेकिन देखें, अब मतदान के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दूसरे समाज के लोग भी तो बहुत हैं ना। लेकिन एक चीज़ें हैं कि राष्ट्रीय स्तर की जो बातें होती हैं ना, उसका भी असर लोकसभा चुनाव में पड़ता है। अब भाजपा के लिए तो मोदी के नाम ही काफ़ी है, वो तो मोदी के नाम से ही लड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी तो मोदी को हमको प्रधानमंत्री बनाना है, यही एक लक्ष्य है उनका, इसलिए भाजपा को वोट दो। और वही कांग्रेस, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वही पुरानी बातें हैं। और रही बेरोजगारी की, महंगाई की, ये तो हर चुनाव में रहेगा। उसको तो मुश्किल है कोई भी पार्टी कह दे कि हम ख़त्म करेंगे, ये संभव नहीं है। कुछ नियंत्रण कुछ दिन तक करते हैं, बाद में फिर वही आ जाता है। इससे पहले भी चुनाव में ये सब बातें उठी थी, लेकिन महंगाई पर नियंत्रण कोई नहीं कर पाया। समय के अनुसार महंगाई बढ़ती भी है, स्वाभाविक प्रक्रिया है ये। बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें मूलभूत जो चीज़ें हैं, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सस्ती होनी चाहिए। जैसे पैसे की या धन बल और बोलना चाहिए कि हाईटेक प्रचार और इस तरह की जो बातें हैं, मतलब दोनों ही पार्टियों में। अब ये तो राजन साहू जी कि मेरे ख्याल से 19वीं होगी धनबल की स्थिति, जैसे विजय बघेल जी एक राष्ट्रीय दल से हैं, हालांकि वो भी 2 बार अभी चुनाव लगातार फेस किए हैं कि एक विधानसभा का भी खर्च उन्होंने उनके सामने आया, और उसके कुछ महीनों बाद ही लोकसभा का भी खर्च मतलब आ रहा है, सामने फेस करना पड़ता है नेता को। तो अब जो ये स्थितियां देख पा रहे हैं भैया, धन बल, अपने प्रचार प्रसार और पब्लिक कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि मतलब कौन कितना आगे जा रहा है? हाँ, पैसे के मामले में थोड़ा सा अब ये चर्चा तो ये है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को पार्टी से फंड नहीं मिला। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से ऐसा चर्चा है जी कि उनकी पार्टी के फंड को इनकम टैक्स ने सीज कर दिया है। तो जो पैसे वाले लोग हैं उनको उन्होंने टिकट दिया, जो अपने पैसे अपने बलबूते पे खर्च करके लड़ सकें। तो ऐसी ही पूरी हवा फैली हुई है कि पार्टी से फंड नहीं मिला। और भाजपा में तो फंड मिला है, उनके पास पैसे कमी नहीं है, सत्ता में भी है, तो उनको पैसे कोई दिक्कत नहीं है निश्चित रूप से। मतलब मुकाबला ओवरऑल स्थिति में देखें, विजय बघेल, राजन साहू भी, कौन आगे आपको लगता है कि मतलब या टफ रहेगा या फिर आगे पीछे कुछ हो सकता है, या फिर कोई साइलेंट मतलब कोई चीज़ें चल रही हैं? हाँ, कुछ भी हो सकता है। देखिए अपन तो मतदाताओं का एकदम रुझान अभी साफ तो नहीं है। हालांकि लोग बोलते हैं यार अब तो मोदी की सरकार बनी ऐसा लग रहा है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन दुर्ग के मामले में अभी यहाँ के मतदाता एकदम बिल्कुल साइलेंट है, समझिए। अच्छा, एकदम क्लियर नहीं कर रहे हैं। हम जरूर बोल देते हैं कि ये बोल देते नहीं भाजपा की कोई, जैसे पिछली बार चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, हर कोई बोलते थे कि भूपेश की सरकार रिपीट होगी। सब का जिसको पूछो आप 50 में से 40 लोग बोलते थे कि सरकार भूपेश की बन रही है। मैं बहुत लोगों को पूछा, लेकिन भाई जब पूछा वोट आपने किसको दिया है, तो बोले भाजपा को दिया हूँ। यार सब वो भाजपा को दिया तो सरकार कैसे उनकी बन जाएगी? बात जरूर बोलते थे कि सरकार भाजपा की बन रही है, लेकिन वोट किसको दिया पूछो तो बोलते हैं हमने कांग्रेस को दिया है, ये भाजपा को दिया है। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। कई चीज़ें मतदान के दिन आते आते बहुत सारी बदल जाती हैं, तत्कालिक परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ भी होता है। और आज तो दिन भर साइलेंट रहे, मतदाताओं ने सोचा होगा किसको देना है, किसको क्या करना है। अब कल पता चलेगा। मोदी फैक्टर का जादू यहाँ है भैया दुर्ग में, जैसे मतलब देश भर में बहुत जगहों पे है, लेकिन यहाँ पर भी आपको दिखता है कि मतलब विजय बघेल जी को उसका बहुत सारा पॉइंट मिलना चाहिए। है इसका नो डाउट, उसमें तो मोदी फैक्टर है। मोदी की लोकप्रियता को बनाने के लिए अभी विजय बघेल जी भी कहाँ भी गए हैं तो मोदी के नाम से ही वोट मांगे उन्होंने। रायपुर में आ जाते हैं। रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की, और वहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय जी की लड़ाई। अब बृजमोहन अग्रवाल तो अनडिफिटेड व्यक्ति रहे हैं, मतलब जितने उन्होंने 7 या 8 चुनाव लड़े हैं तो वो सामने वाले को धूल चटा देते हैं। तो अभी क्या स्थिति देख रहे हैं भैया वहाँ पर? उनका तो चेहरा भी मतलब पॉपुलर चेहरा है, व्यक्तिगत तौर पे भी स्वभाव में अच्छे हैं, और मतलब उनके चुनाव के जो पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो वो जो अनडिफिटेड व्यक्ति रहता है वो ज़्यादा उसको मैनेजमेंट का तरीका बहुत सॉलिड रहता है उसका। नहीं मानते हैं, उसका विरोधी ही मानते हैं। उनके चुनाव का जो मैनेजमेंट है उसकी तारीफ तो हर कोई करता है, नो डाउट। उनका बहुत लंबा अनुभव है, अनुभवी नेता है, तो सारी चीज़ों को समझते हैं। वो लोगों से कैसे मिलना है, कैसे जुड़ना है, कहाँ पर क्या है, मतलब जनता की नब्जों को पहचानते हैं। वो क्या है, कोई भी परिस्थितियाँ हो,
हर बार वो चुनाव जीत रहे हैं, इससे साबित होता है कि वो जनता के नब्ज को जानते हैं। तो इस बार भी पहली बार लोकसभा चुनाव तो पहली बार लड़ रहे हैं वो, तब तो लगातार विधानसभा चुनाव में लड़े हैं, हर बार जीते हैं। लेकिन उनको भी अब बीच बीच में पार्टी ने जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए, जिन जिन जगहों पे पार्टी की स्थिति बहुत ख़राब थी, उन उपचुनाव में उनको प्रभारी बनाया और वो उस चुनाव को जिता के लाए। मुझे याद है कि मैं बालोद में एक बार एक उपचुनाव हुआ था, कुमारी साहू, तो वो कुमारी साहू जी की मतलब ज़्यादा वो बोल नहीं पाती थी मीडिया स्टेटमेंट को लेकर या फिर, लेकिन वो भी चुनाव उन्होंने वहाँ से जितवा के लाया था। हालांकि कुछ चुनाव में हार भी सामने हुआ, जैसे भिलाई 3 या चरोदा का नगर पालिका चुनाव, उस समय भूपेश जी की थोड़ा एक बूम भी चल रहा था। लेकिन ये कहा जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल जहाँ मैदान में कूदते हैं वहाँ से फतह तय करके लाते हैं। हाँ, उनके बारे में कहते हैं, उनका चुनाव संचालन का तरीका है वो बहुत सटीक रहता है, ऐसा मानते हैं लोग। पहले तो ये भी कह रहे हैं भैया छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज़्यादा वोटों से कोई जीतेगा तो वो बृजमोहन अग्रवाल जीतेंगे करके। हाँ, ऐसा बोल भी रहे हैं कि काफ़ी वोटों अंदर से जीत सकते हैं, क्योंकि कुछ अग्रवाल समाज के लोगों से मेरी बात हुई थी जी, तो वो लोग भी बता रहे थे कि नहीं तो हम तो एकदम आश्वस्त हैं और अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, वैसा उनका कहना है। लेकिन चूँकि मैं दोबारा अभी रायपुर का उतना नहीं किया हूँ, इसलिए नहीं कह सकता। विकास उपाध्याय युवा चेहरा है, अब उनकी रणनीति क्या है, कैसे लड़े हैं। लेकिन हाँ, बृजमोहन अग्रवाल का अनुभव, उनके लड़ने का तरीका को देख के लगता है कि वो भारी पड़ सकते हैं। कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी रायपुर में? कांग्रेस की स्थिति अब देख ही रहे, मतलब लोग कह ही रहे हैं कि बृजमोहन चुनाव लड़ने का तरीका उनका अलग ही रहता है, तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होगा। जी, तो वो ज्योत्सना महन जी का फैक्टर, चरणदास महन जी प्रभावशाली नेता हैं कांग्रेस के, उनकी पत्नी, और दुर्ग से सरोज पांडे जी को मतलब वहाँ स्विच किया गया, तो क्या देख पा रहे हैं भैया स्थिति? कोरबा के चुनाव पर सबकी नज़र टिकी हुई है। दुर्ग से जाके सरोज पांडे वहाँ लड़ रही हैं और ज्योत्सना महन जी वहाँ पर अभी सिटिंग MP है ही, और दूसरी बार लड़ रहे हैं चुनाव वो, तो वहाँ बता रहे हैं कि बहुत अच्छा मुकाबला हो रहा है। नो डाउट वो क्षेत्र जो है चरणदास महंत जी के काफ़ी पकड़ में है। उनके पिता महंत बिसाहू दास जी काफ़ी उस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति थे, मानते थे लोग, उसको बहुत पूछते थे। तो उस क्षेत्र के केडर वोट था, अभी भी है, जो महंत परिवार को जाता ही है। लेकिन अब स्थितियाँ काफ़ी बदल गई है, नई पीढ़ी जो आ रही है ना, पांडे की जो पब्लिक कनेक्टिविटी है भैया, वो जो उनका भाषण का तरीका है, जैसे हम यहाँ दुर्ग से भी कई बार उनका कवरेज करते थे और जो देखते थे कि लोगों से बातचीत करने का तरीका उनका जो है पब्लिक कनेक्टिविटी, मतलब हार्ट टचिंग बातें बोल जाना, वो रहा है। लेकिन एक बार ये भी हुआ है कि पिछले चुनाव, पहले के जो लोकसभा चुनाव में एक बार मोदी लहर में एक सीट हारी थी बीजेपी और वो सरोज पांडे हारी थी। तो क्या ये डर था कि दुर्ग से फिर से सरोज पांडे को देंगे तो फिर वही स्थिति हो जाएगी, इसलिए कोरबा से लड़ा दें तो वहाँ एक नया एरिया, नया मतलब स्वरूप सरोज पांडे जी की जो ग्रिपिंग पावर है उसका इस्तेमाल करके, और मोदी लहर प्लस तो है ही। ठीक बात, मैं भी मानता हूँ दुर्ग में उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, तो उनको कोरबा दी है और बहुत ताकत से लड़ती है, नो डाउट। मैंने उनका प्रचार का सिस्टम भी बहुत तेज है, मतलब मैंने देखा है कि 7 बजे से वो निकल जाती नहीं प्रचार पे अपने। 2 बार महापौर का चुनाव लड़ी, विधायक का चुनाव, सांसद चुनाव लड़ी, लड़ाई में कमी नहीं करती, बहुत ताकत से लड़ती है, नो डाउट। तो वहाँ मुकाबला तो कर रही होगी निश्चित रूप से। ज्योत्सना महन जी के लिए वो सीट बचाना आसान नहीं होगा, सरोज पांडे सामने हैं तो बहुत तगड़ा मुकाबला है। तगड़ा मुकाबला है, मतलब एक तरफ चरणदास जी का कैडर, वोट कैडर, ऊपर से एक बीजेपी का जो बूम चल रहा है और सरोज पांडे जी की जो डायलॉग डिलीवरी या फिर पब्लिक कनेक्टिविटी है, उसके बीच एक कड़ा संघर्ष है, उसमें सरोज पांडे जी का थोड़ा सा बड़ा हुआ देख सकते हैं अपन। देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी, नो डाउट जी। जसपुर से देवेंद्र यादव एक पॉपुलर चेहरा हैं और यहाँ से हम बता दें कि भिलाई नगर से विधायक भी हैं, जो यहाँ के क्षेत्र से बाहर से लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। तो देवेंद्र यादव भिलाई नगर सीट से विधायक हैं और उनको यहाँ से हटाकर एक पॉपुलर यूथ चेहरा है उसको वहाँ शिफ्ट किया गया और बिलासपुर से उनको लड़ाया जा रहा है। तो देवेंद्र यादव वर्सेस जो बीजेपी जी जी, तो वो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो कैसे देख पा रहे हैं, मतलब देवेंद्र यादव के मुकाबले में वहाँ कैसा फैक्टर रहेगा? वहाँ जब पहले देवेंद्र यादव वहाँ गए तो वहाँ कुछ लोग शुरू में तो विरोध किए उनका, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्थिति ठीक हो गई और देवेंद्र यादव मुझे लगता है कि मुकाबले में आ गया है वहाँ पर। हालांकि वहाँ पर भी साहू समाज काफ़ी तादाद में है मतदाता, तो बड़ा उनके लिए प्लस पॉइंट तो है साहू मत जो प्रत्याशी भाजपा के। लेकिन देवेंद्र यादव तो यूपी बिहार के भी बहुत बड़ी आबादी है, ऐसा बताते हैं, वहाँ पर मतदाता काफ़ी संख्या में है
और सबसे बड़ी है कि देवेंद्र यादव बहुत विनम्रता से और बहुत ही सहजता से लोगों से मिलते हैं। मैंने भिलाई में देखा है उनका चुनाव लड़ने का में तरीका। पकड़ बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी पकड़ है और बड़े बुजुर्गों से इतना विनम्रता से मिलते हैं, सीधा पैरे में आ जाते हैं। तो ये भी लोगों को एक आकर्षित करता है, यार बहुत कम उम्र का लड़का है, मिलनसार है, तो ये भी एक फैक्टर होता है लोगों को आकर्षित करने का। पैर में गिरना और पैर के छू कर आशीर्वाद लेना, उसका एक अलग असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। अब ये चीज़ें हैं उनमें, विनम्रता है। आजकल जो नए लड़के राजनीति में आते हैं ना, उनको मुझे लगता है कि देवेंद्र से सीखना चाहिए कि कैसे लोगों से बेहद सहजता से, विनम्रता से कैसे मिलते हैं। राजनीति कैसे करते हैं वो अलग बात है, वो जाने, लेकिन लोगों से मिलने जुलने के जो उनका तरीका है ना, वाकई प्रभावशाली है, बहुत विनम्रता है। तो वहाँ मुकाबला कैसे रहेगा भैया, जो बिलासपुर है वहाँ पर मुकाबला कैसे रहेगा? मोदी का एक बूम है, मोदी की लहर है, और उसके बाद फिर देवेंद्र यादव। फिर ये भी देखते हैं कि मतलब भाई अगर किसी को हम सांसद के तौर पे ऊपर पहुँचा देते हैं, अगर मान लीजिए उनकी बाकी सीटें कम हो गई, सरकार में ही नहीं आए, तो कैसे होगा? ये भी एक मानसिकता जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको आता होगा। मानसिकता रहती है लोगों में, अगर यहाँ जीते लेकिन सरकार तो उनकी बन रही थी, तो फिर कैसे जिताएं, वोट दे क्या करें? ये भी कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। जब सरकार उनकी बन रही तो भाई उसी प्रत्याशी को दें, वो रहेगा तो कम से कम हमारे क्षेत्र का कुछ फल भला होगा, ये भी सोचते हैं लोग, नो डाउट। तो मोदी का फैक्टर तो है, नहीं है, मोदी का फैक्टर ऐसे नहीं कहा जा सकता, काफ़ी फैक्टर है। और मैं समझता हूँ कि पूरा भाजपा तो उसी के नाम से चुनाव लड़ रही है, मोदी के नाम से चुनाव लड़ रही है। जब घोषणा कर दी है हमको तीसरी बार पीएम हमको बनाना ही है, उनको 400 पार नारा दे रहे हैं, विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, तो मोदी फैक्टर पे ही भाजपा के चुनाव हैं, और वहाँ भी फैक्टर होगा, असर करेगा निश्चित रूप से। महासमुंद सीट पे आते हैं। महासमुंद सीट एक बहुत बोलना चाहिए कि वहाँ भी जाति समीकरण बहुत वाली सीट है, और वहाँ जो कांग्रेस से ताम्रध्वज साहू जी को लड़ाया जा रहा है, और रूप कुमारी जी बीजेपी से फाइट कर रही हैं, पहले एमएलए रही हैं। तो उनका मतलब क्या देख पा रहे हैं भैया? यहाँ से स्विच किया गया है, दुर्ग से पहले वो सांसद भी रहे, और अभी मतलब चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी उतरे थे, लेकिन यहाँ से कैसे न कैसे स्विच करके उनको वहाँ भेजा गया महासमुंद। अभी उनके बीच जो मुकाबला होगा उसको कैसे देख रहे हैं भैया? वहाँ भी जाति समीकरण को ही तवज्जो दी है दोनों पार्टी ने, दोनों साहू समासी हैं। भाजपा की प्रत्याशी रूप कुमारी भी साहू है, और ये ताम्रध्वज साहू भी साहू है, और महासमुंद साहू बाहुल ही एरिया है। एक बड़ा पेज जरूर है आदिवासियों का, तो आदिवासी वोट जैसे गरियाबंद, धमतरी, हाँ धमतरी हो गया, और हाँ गरियाबंद एरिया है, कुरुद है, कुरुद जैसे उसका क्षेत्र है, भाजपा के विधायक हैं जो अजय चंद्राकर के क्षेत्र हैं, अच्छी पैठ है उनकी उधर। अजय चंद्राकर भी अनडिफिटेड व्यक्ति हैं अपने इलाके के। तो ताम्रध्वज जी गए जरूर हैं, लेकिन वहाँ पर भी मुझे लगता है कि आसान होगा उनके लिए, दिक्कत होगी वहाँ से उस सीट पे उनको, आसान नहीं है महासमुंद, प्लस मोदी की लहर का। मोदी की लहर। लेकिन जो रूप कुमारी जी के जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले, जो ये बातें चर्चा में आती हैं कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में जैसे एमएलए रहते हुए कुछ बहुत बड़ा कुछ वो नहीं किया, कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं था उनका, ये क्या उनको थोड़ा बहुत माइनस होगा? ये बातें होती ज़रूर है कि जब ये था विधायक रहे, सांसद रहे, कुछ किए नहीं, थोड़ी सी नाराज़गी भी होती है, लेकिन चुनाव आते आते वो काफ़ी कुछ ठीक भी हो जाता है। यहाँ कहीं पर जैसे बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखती है, वो स्पष्ट दिखता है कि जनता इससे नाराज़ है और मुश्किल है इनका नैया पार होना, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ दिखा नहीं है। मैंने भी पूछा है, तो मैं धमतरी का ही रहने वाला हूँ, मेरे पास धमतरी जिले के ही आदमी हूँ मैं, तो मुझे वहाँ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है जी, तो मैं पूछता हूँ, वहाँ पर है मुकाबला है। तीन जैसे बोलना चाहिए कि जो विधानसभा वाइज अगर किसी सत्ता की कुंजी खुलती है छत्तीसगढ़ में, तो वो बस्तर और आदिवासी अंचलों से खुलती है। जैसे सरगुजा हो गया, बस्तर हो गया भैया। तो अभी जैसे जो लोकसभा है आपका कोरबा, बस्तर और सरगुजा, ये तीनों पर अपन बात कर लेते हैं। जैसे आदिवासियों के हित की योजनाओं को लेकर मतलब मोदी जी भी काफ़ी इफेक्टिव बातें कह रहे हैं, और बहुत सारी जो विधानसभा में घोषणाएं की, जैसे कि जो वन उपज खरीदने के लिए जो समर्थन मूल्य उन्होंने बढ़ाया आदिवासियों का, प्लस जो महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये महतारी वंदन का मिल रहा है, उसका एक ये देखने को मिला कि आदिवासी अंचलों में काफ़ी बढ़त मिली थी विधानसभा में। बिल्कुल। क्या ये फैक्टर भैया इस पर असर करेगा? जैसे अब एक पॉपुलर चेहरा है बस्तर में कवासी लखमा, लेकिन जो बाकी जो और नाम आ रहे हैं वो मेरे ख्याल से जितने लोग तीनों लोकसभा में कुछ बहुत बड़े नाम नहीं है। तो वो कैसा देख पा रहे हैं भैया भाजपा वर्सेस कांग्रेस, ये तीनों लोकसभा में? पहले जैसी स्थिति रही, एक समय तो पूरा आदिवासी, मतलब ये कहा कि कांग्रेस के अलावा किसी को जानते ही नहीं थे। आदिवासी मतदाता सीधा आंख मूंद के कांग्रेस की वोट देते थे, लेकिन आज की स्थिति में काफ़ी बदलाव आ गया है। भाजपा ने ज़बरदस्त सेंध लगाई है, आदिवासी वोट को उसने कैप्चर कर लिया समझिए। तो
कांग्रेस के लिए आदिवासी क्षेत्र में भी आसान नहीं है। एक आध सीट ले आए तो भी बहुत मुश्किल लगता है मुझे, बहुत आसान नहीं है। आदिवासी अंचल से मतलब जो जैसे विष्णुदेव साय जी को एक आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे विराजित करना, फिर जो 2 डिप्टी सीएम का एक उसमें बंटवारा हुआ, एक सामान्य वर्ग से डिप्टी सीएम, एक ओबीसी से डिप्टी सीएम, तो ये बैलेंस करके जाति समीकरण को मेरे ख्याल से मोदी सरकार ने विधानसभा में बैलेंस करने की कोशिश की थी। क्या इन चीज़ों को भी पब्लिक महसूस करेगी कि हाँ, मतलब हमारी जाति के जैसे बैठे हैं भैया मुख्यमंत्री बैठे हैं? बिल्कुल बिल्कुल इसका फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। आदिवासी मुख्यमंत्री है तो आदमी सोचा यार हमारे समाज का मुख्यमंत्री है, तो ये भी सोच तो आता है मन में निश्चित रूप से, कोई डाउट नहीं, सोचेंगे ऐसा नहीं है, आता है सोच, तो उसमें भी फर्क पड़ जाता है। कुल मिला के जैसे अपन 11 लोकसभा में बीजेपी के नेता कहते हैं कि 11 की 11 हम पूरी जीत रहे हैं, और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मैक्सिमम बढ़त हम छत्तीसगढ़ में भी और देश भर में भी मैक्सिमम बढ़त लेकर आएंगे। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि कांग्रेस ने अभी पूरी सीटों पर अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे। उनको अलायंसेस करने पड़ेंगे आगे चल के, टीएमसी से करने पड़ेंगे, समाजवादी से करने पड़ेंगे। अगर बाई चांस वो लोग इस फैक्टर पे आते हैं कि सरकार बनाने की स्थिति हो जाए, कुछ सीटें अच्छी आ जाए, लेकिन वही मिक्स खिचड़ी बनेगी तो फिर वही मिक्स खिचड़ी टूटेगी भी। जनता ये भी सोचती है अगर इनको दे तो वहाँ पर अस्थिर सरकार रहेगी, क्योंकि जिनका जो अलायंस बने हैं सब अलग अलग विचार के लोग हैं, एक जरूर हो गए हैं, लेकिन इनका कोई एक संयुक्त मैनिफेस्टो है ही नहीं है। सब अपनी पार्टी और अपने अपने नेताओं को देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी चाहे कि मेरा नेता पीएम बने, तो कौन पीएम बनेगा अभी तय नहीं है, कि कांग्रेस के बनेंगे कि दूसरे पार्टी बनेंगे। बीच बीच में उनके अलायंस में जो थे, सबसे बड़ा झटका तो ये लगा कि नीतीश कुमार जो शुरुआत की थी जिन्होंने अलायंस की, वही अलग हो गए, ममता बनर्जी अलग हो गई। तो ये भी जनता वहाँ लड़ भी रही है लेफ्ट के खिलाफ केरल में, केरल में लड़ रही, जहाँ राहुल गांधी जी खड़े हैं वहीं पर उनको अपने अलायंस की प्रत्याशी से लड़ना पड़ रहा है। ये भी जनता देखती है, मतलब मानसिकता। एक जो डबल इंजन की सरकार, एक लफ्ज़ आता है भैया, मतलब मोदी जी की ओर से या भाजपा के बड़े नेताओं से कि डबल इंजन की सरकार, तो पब्लिक इस फैक्टर को भी सोचती हुई कि क्या स्टेट में भी वैसी सरकार रहे, नेशनलाइज्ड लेवल पे भी वही सरकार रहे, ताकि जो फंड का प्रोसेसिंग हो, विकास के लिए जो फंड आते हैं वो इजी गोइंग पे डिलीवर हो जाए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मतलब जैसे भाजपा का कोई अगर सरकार रहता है तो वो कांग्रेस के इलाके में ज़्यादा पैसे डिलीवर नहीं करता है, और ये इस फैक्टर का असर पड़ेगा भैया, जैसे कि जो मिली जुली सरकार, या फिर मिली जुली सरकार तो नहीं कहना चाहिए, इस शब्द सही नहीं, बोलना चाहिए कि डबल इंजन की जो सरकार की बात कर मोदी जी कहते हैं। हाँ, ये भी नया प्रचलित नाम है डबल इंजन की सरकार। वैसे देखिए एक समय ऐसा था कि केंद्र में और राज्यों में कांग्रेस की सरकार होती थी लगभग, फिर बीच में दौर आया कि क्षेत्रीय पार्टियाँ उभरी और फिर राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनने लगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा केंद्र और जो राज्य सरकार है उसके बीच टकराव होने लगी, अपने अपने हित को लेकर टकराव होना स्वाभाविक है। तो अब इन लोग इसलिए जनता को बोलते हैं कि भाई जब केंद्र में सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की है तो राज्य में वही सरकार रहे तो आपके राज्य का विकास ज़्यादा होगा, आप जो चाहते हैं आप, तो वो केंद्र से आपको पर्याप्त सहयोग मिलेगा। ये एक धारणा बनाई जाती है कि दोनों की सरकार रहे तो ज़्यादा लाभ होगा, ऐसी लोगों की मानसिकता होती है। और इसी बात वो नेता जो है, और कांग्रेस के नेताओं से कभी बात करो तो वो कहते हैं कि मोदी जी का आप एक काम गिना दीजिए, इस तरह से बातें आती हैं कि मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है, आप एक काम गिना दीजिए। अब उधर बीजेपी के नेताओं के पास जाओ तो वो 370 हटाने की बात कहते हैं, मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कहते हैं, ट्रिपल तलाक वाले मैटर पे, और कहते हैं पाकिस्तान पे हमने चढ़ बढ़ के चढ़ाई की है। आज वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो विदेश नीति है उसको बहुत ज़्यादा सॉलिड किया हुआ है। और जितने अभी चुनाव के पहले जितने भी स्टेट में मोदी जी गए, आचार संहिता लगने के पहले करोड़ों रुपए दे के आए। कहीं आईआईटी की बात हुई, कहीं शिक्षण संस्थान खोलेंगे, रेलवे को हाईटेक किया जाएगा, और कई जगह हाईटेक हो भी रहे हैं, ये स्टेशन वगैरह देखने को मिल रहा है। लेकिन एक फैक्टर ये भी आता है कि रेलवे को डल कर दिया, खाली अडानी की गाड़ी क्रॉस होती है और यात्री गाड़ियों को बंद कर दिया। तो क्या भैया इन सब समीकरणों में क्या देख पाते हैं? इसमें ऐसा है, मतलब जिस तरह से ट्रेनें रद्द हो रही हैं ना, उसके बाद भी लोग उतना आकर्षित नहीं है। मैं आश्चर्य लगता है मुझे, जिस तरह से आप यात्री की फैमिली से जा रहे हो, अचानक आपकी गाड़ी रद्द हो गई तो आपको कितनी परेशानी होगी। यहाँ आए दिन ट्रेनें रद्द हो रही हैं, एक नहीं दर्जनों, तो ऐसे में तो उबाल हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जनता में बहुत ज़्यादा उसका कोई विरोध मुझे दिखता नहीं है। राजनीतिक विरोध है, जनता में कोई उबाल नहीं दिख रहा है, जनता में से कोई नहीं दिख रहा है। कहीं पर कुछ कर दे जनता एकदम आक्रोशित हो जाए कि हंगामा कर दे स्टेशन में, कुछ कर दे, ऐसा नहीं है।
वैकल्पिक जो उपाय हैं समय के साथ उन्होंने खोज लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि टू व्हीलर से जाना है यार, छोड़ो ट्रेन का इंतजार कौन करे। ये है ये चीज़ें, ये भी मुझे आश्चर्य लगता है। नीति इतना हो तो आदमी तो आक्रोशित हो ही जाता है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं दिख रहा है। दो बड़े मसले हैं भैया, जैसे भ्रष्टाचार पे स्ट्राइक। अब ये कहते हैं, जैसे विपक्ष के लोग, बीजेपी विपक्ष के लोग कहते हैं कि जो लोग पैसा लेके भागे हैं, विजय माल्या हो गया और बाकी लोग हो गए, ये बड़े बड़े लोग जो पैसा लेके भागे, इनको कब लेके आओगे, काला धन पे कब स्ट्राइक करोगे। लेकिन यहाँ जितने भी स्ट्राइक अभी ईडी कर रही है, मेरे ख्याल से बहुत सारी जगहों पे पैसे बरामद होना, आज ही झारखंड में एक नौकर के यहाँ से 30 करोड़ 35 करोड़ कुछ बरामद हुआ है। तो वो बात पे भी एक डिबेट डिस्कशन चल रहा है और मोदी जी कह रहे हैं कि जिन्होंने आपका पैसा खाया है उनको पैसे निकालने के लिए ही मेरे को आपने यहाँ बैठाया है, आगे आप देंगे तो और ऐसे। इस पर भी बातें होती है ईडी की कार्रवाई को लेकर के। कांग्रेसी सवाल उठाते हैं भाई कि भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं भ्रष्ट, उनके यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ता है भाजपाइयों के यहाँ, केवल विपक्षी हैं, कांग्रेस के हैं या अदर पार्टी के नेता हैं, वहीं छापा क्यों पड़ रहा है। ये सवाल भी उठता है कि भाजपा में ऐसा कोई क्राइम या आर्थिक अपराध कोई नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं, कुछ तो होगा ही, लेकिन वहाँ छापा क्यों नहीं पड़ता। और वो सवाल उठते हैं कि आखिर एकदम चुनाव के वक्त ही ऐसा क्यों होता है। तो चुनाव आता है तो सब इसको चुनाव से जोड़ देते हैं। भाजपा का कहना है भाई वो एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है, अपना काम कर रही है, जब चाहे वो चुनाव थोड़ी देखेगी, वो तो जब चाहे वो काम करेगी। मैं एक वो देख रहा था भैया, एक मतलब बोलना चाहिए, इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहा था, हो सकता है वो जानकारी गलत भी हो। तो ईडी ने जितने जगहों पे स्ट्राइक किया है, वो कोई भी पोर्टल संस्थान बता रहा था, ईडी ने जितने जगहों पे स्ट्राइक किया उसमें से जो 90% से ऊपर के मामले न्यायालय में जाके प्रूफ हुए हैं और मतलब भ्रष्टाचार की बातों को स्वीकारा गया। तो क्या इन बातों का भी कुछ असर मस्तिष्क पर पड़ेगा भैया, इन चीज़ों का, कि जो छापे पड़ रहे हैं और जो नेताओं से धन बल का जो इस्तेमाल कर रहे थे, उनसे धन तो निकल रहा है, कहीं ना कहीं धन भी निकल रहा है, बड़े पानी पर निकल रहा है, अभी बुढ़ी शाम भी निकला है, यहाँ झारखंड में आज ही निकला है। तो इसका असर ही पड़ता है, जनता देखती है भाई, छत्तीसगढ़ में भी निकला। हाँ, तो ये पैसे कहाँ के पैसे आते हैं इनके पास भाई, इतना 35 करोड़ 40 करोड़ ऐसे गड्डी भर के रखे हैं, जैसे कागज़ को रखते हैं, पेपर को रखते हैं, इस तरह से। तो जनता तो देखती है, अभी सोचती है निश्चित रूप से। जनता भाई समझदार है बहुत, जनता को आप मूर्ख एक बार बनाएंगे, मूर्ख 2 बार बनाएंगे, नहीं, ज़्यादा नहीं बना सकते। एक अंतिम और बड़ा चैप्टर भैया, जैसे कि जो भी अपने जैसे छत्तीसगढ़ के सीन की बात ले लें तो उसमें जैसे नक्सलवाद है। अब अभी की कंडीशन में, जैसे अब चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह जी के हम भाषणों को कवर करते थे, तो वो ये बार बार कोट करके कहते थे कि 6 महीना हमें मिलना चाहिए, चुनाव के बाद हम नक्सलवाद का बहुत सारा सफाया करेंगे और पूर्णतः सफाया के लिए थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन कर देंगे, पूर्णतः सफाया करेगी और बीजेपी की सरकार स्टेट में बैठी। तो अभी जो स्ट्राइक हो रहा है, छोटे बेतिया में जिस तरह से स्ट्राइक हुआ, बीजापुर में लगातार बड़े बड़े नक्सली कैडरों को मार गिराया जा रहा है, तो क्या लगता है कि ये सेंट्रलाइज इशू पे मतलब मतलब जो योजना है उसको नक्सलवाद को ख़त्म करने की, वो सेंट्रल प्लस स्टेट मिलके ही हो पाएगा, ये डोमिनेटिंग पार्ट चला रहे हैं, ताकि थोड़ा सा आदिवासी अंचलों को, जैसे ये लोग कह रहे हैं ना कि अब आबू जुमाड़ में सूर्य की किरण एक अभियान चलाएंगे कि वहाँ जब जंगलों में सूर्य की किरण नहीं पहुँचती तो वहाँ इस तरह से सूर्य की किरण पहुँचाने की कोशिश करें। इन बातों का कितना असर पड़ता है भैया, एक नॉर्मल से एक आदिवासी जिसको एक गांव में छोटी सी रोजी रोटी में जीवन बिताना है, उनको इन विषयों का कितना फ़र्क पड़ता है? नहीं, इसका फ़र्क तो पड़ेगा, इस तरह से आश्वासन देंगे, क्योंकि आदिवासी जो है वो बहुत परेशान है, त्रस्त है, नक्सलियों से भी त्रस्त हैं। उधर मतलब एक तरफ खाई, एक तरफ गड्ढा जैसे वाली स्थिति है, उनकी कुआं एक तरफ खाई ऐसा, उधर दे तो नक्सलियों से नाराज़गी, इधर आओ तो इधर फोर्स है। तो दोनों की पार्टियों में बहुत लंबे समय तक पीछे हैं। वो चाहते हैं शांति, चाहते हैं विकास, चाहते हैं। अगर जो पार्टी उनको पूरा भरोसा दे, उनको यकीन दिला दे, तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा इसका, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। नक्सलवाद तो समूल नष्ट होना चाहिए, ये वहाँ की जनता भी चाहती है। लेकिन ये केंद्र के साथ साथ आसपास के 3-4 राज्यों में जहाँ पर इनका मूवमेंट चलता है, वो सारे राज्यों के साथ मिलकर करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ एग्रेसिव होता है तो ये भाग के चले जाते हैं आंध्र प्रदेश में, तो वो आंध्र प्रदेश सरकार को ही एग्रेसिव होना पड़ेगा। चौतरफा घेराबंदी होगी तभी कुछ हो पाएगा। मतलब इन बातों को कांग्रेस कैसे ले रही है? वो तो कई बार बोल देते हैं फेक एनकाउंटर किया हुआ है, मतलब इस तरह से ये बातें बीच में आई थी, कांग्रेस के नेता बोले थे, हालांकि बयान वापस भी ले लिया था उन्होंने। हाँ, इस तरह से बातें आती हैं बीच में, कहीं ऐसा होता है तो कई बार स्थिति हुई, कई बार के निर्दोष भी मारे गए हैं, तो ये बात कांग्रेस उठाती की। लेकिन वहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि अब फोर्स को तो थोड़ा सा एग्रेसिव होना ही पड़ेगा अभी की स्थिति में। अभी हाल की स्थिति देखें तो काफ़ी एग्रेसिव काम किया फोर्स ने,
बड़े बड़ी भी मुठभेड़ हुए हैं वहाँ पर। तो नक्सलियों पहले जैसे फोर्स पर हमला करते थे, वो एक साथ फोर्स के जवान कई जवान मारे जाते थे, अभी थोड़ा उल्टा हो रहा है। अभी कई नक्सली मारे जा रहे हैं। ये थोड़ा सा फ्री एंड किया है, फ्री एंड हुआ है, नो डाउट दिख रहा है ये। उसका असर और कुछ इश्यू जो आपके मन पे आ रहे होंगे भैया, मैं उस बारे में बात ना कर पाया हूँ, पूछ नहीं पाया हूँ कुछ? हाँ, बस यही इशू है अभी। तो इशू अभी तक चुनाव देखें तो नेताओं के बयानबाजी ही चला है शशि। इसमें कुछ बड़े मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दे लगभग गौन जैसे हो गए हैं। अभी बयानबाजी, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, कोई हिंदू और मुस्लिम, आदिवासी और ओबीसी, ये सब इस चुनाव में काफ़ी चर्चे में रहा है। दोनों तरफ से रहा है, पक्ष की तरफ से भी, पक्ष की तरफ से भी, है ना। इस देश ये मीडिया डिबेट्स में हो सकता है मेरे ख्याल से चर्चा का विषय भैया। थोड़ा बहुत वो हल्ला सुनने के लिए अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं लगता कि इन बातों का कुछ बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। नहीं पड़ता। इसका जनता क्या सोचती है, जो प्रत्याशी है, जो पार्टी न जो पकड़ ले कि आम पब्लिक है वो क्या सोचती है, क्या चाहती है, तो फिर वो उससे कनेक्ट हो जाएगी उनका, और उनको उसका लाभ मिलेगा। 11 में से हम तो कोई भगवान नहीं है, हम एक समीक्षक हैं, बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। और आप तक ये बहुत सारी चीज़ें आप जो महसूस करते हैं उन्हीं को सुनते हैं, उन्हीं से तजुर्बे लेते हैं, और जो हम सड़क में घूमते हैं उनसे जो पब्लिक से बात होती है उन बातों को आप तक रखते हैं। पूरी बातें तो डिस्क्लोजर हम भी नहीं कर सकते, कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं है। तो भैया क्या लगता है, मैक्सिमम सीटें भाजपा ले जाएगी क्या? हाँ, भाजपा तो कहे कि पूरे 11 सीटें हम जीतेंगे। तो ये 2 जगह मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। हाँ, कहाँ पर उसको बताना डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, ये सही बात है, डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। तो बहुत सारी स्थिति परिस्थिति संभालने की आवश्यकता है मेरे ख्याल से। दोनों ही राजनीतिक दलों को पब्लिक एंगल से सोचना चाहिए, है ना। पब्लिक को, एक गरीब व्यक्ति को क्या चाहिए। एक मध्यम वर्गीय परिवार तो बहुत पिसता है भैया, मध्यम वर्गीय परिवार को स्टेटस भी झेलना है। मध्यम वर्गीय परिवार पिसता है, गरीबों को तो काफ़ी कुछ मिल भी जाता है, सारा सरकार सहयोग कर देती है। और जो बड़े हैं उनको कोई चिंता ही नहीं है, उनके पास चिंता ही नहीं है, जीवन यापन के सारे साधन हैं। बीच जो मध्यम वर्गीय BMW चाहे मतलब 100 रुपये रहे पेट्रोल, चाहे 500 रुपये रहे, टैंक फुल रहता है। पिस्ता मध्यम वर्गीय परिवार है, और मध्यम वर्गीय परिवार की चिंता करना चाहिए सरकार को भी, चाहे किसी भी सरकार हो। मध्यम वर्गीय परिवार की चिंता बहुत जरूरी है, सबसे ज़्यादा पिसता है ये सब परिवार जो है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पे और आगे बात की जा सकती है। और पुनीत कौशिक भैया मेरे साथ में बैठे, उनका आपका भैया बहुत बहुत धन्यवाद। इन सारे विषयों को मेरे साथ में पत्रिका से, ये बहुत मतलब बहुत लंबे अरसे से मैं इनका एक प्रकार से बोलना चाहिए शागिर्द रहा हूँ। एक समय हम लोग बहुत मतलब इनके मतलब बोलना चाहिए इनके अंडर कमांड हम लोग काम कर चुके हैं, इनसे काफ़ी कुछ सीखे हैं हम लोग। और भैया से बात करने में बहुत सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाना मेरा एक मकसद था। भैया ने भी जो बातें रखी, कौशिक भैया ने, मुझे भी जो अच्छा लगा। आपको इन बातों में अगर कोई समीक्षा करने की को लगता होगा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमने छोड़ा हुआ है, वहाँ आपने विचार ज़रूर रखिएगा और इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और आप अपने विचार ज़रूर रखिएगा। यूट्यूब पे आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो कर लीजिए और कीमती विचार जरूर रखिएगा। मेरे एक मतलब बोलना चाहिए निवेदन है कि उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे किन विषयों पे और चर्चा करें। हो सकता है इन बातों में हमसे भी कई विषय छूट रहे होंगे, या हो सकता है कई विषयों पे हमारा भी जो गणितीय आकलन हो वो गलत भी हो, लेकिन बात करना एक पत्रकार का नैतिक अधिकार है, क्यों भैया? इसलिए पहुँचा रहे हैं आप तक ये बातें कौशिक भैया। और मुझे इतने देर तक सुनने के लिए, हमारी समीक्षा को जानने समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।